अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम डी पी इंगराल, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 12th का हिंदी साहित्य का इतिहास कक्षा 12वीं अंक 15 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, 11th में आपने पढ़ा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। मैं फिर से थोड़ा रिपीट करूंगा। वो 4 काल कौन से हैं? पहला था वीरगाथा काल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा था रीति काल और चौथा था आधुनिक काल। वीरगाथा काल की समय सीमा थी संवत 1250 1375। भक्ति काल की संवत 1375 1700। रीति काल की संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल की संवत 1900 से 2077 तक। तो प्यारे बच्चों, वीरगाथा काल आपने पहले 11th में पढ़ लिया है, जिसका मतलब था कि वीरों की गाथाओं का वर्णन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये नाम दिया है इस समय की रचनाओं की प्रवृत्तियों को देखकर। तो उसके बाद भक्ति काल, इसमें भक्ति की धारा प्रमुख रूप से बहने लगी थी, जिसकी वजह से इस काल का नाम भक्ति काल दिया गया। और तीसरा था रीति काल। इस समय की रचनाओं में अधिकतर श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति मिलती थी, जिसकी वजह से शुक्ल जी ने इसका नाम रीति काल पढ़ा। अभी हम 12th में आधुनिक काल पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। आधुनिक काल की समय सीमा जो है वह संवत 1900 से लेकर 2077 तक है। प्यारे बच्चों, यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल को पढ़ते हैं, तब हम इनकी सब डिवीजन या इसके उप विषय आपने देखे थे। जैसे वीरगाथा काल को 5 हिस्सों में बांटा है आगे, जैन काव्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य इत्यादि। ऐसे भक्ति काल को भी अलग अलग धाराओं में बांटा था, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। ऐसे ही रीति काल को भी अलग अलग धाराओं में बांटा था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। आधुनिक काल को भी हमने 5 हिस्सों में बांटा है। बांटने से पहले एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जब हम वीरगाथा काल की स्टडी करते हैं तो तब हम उनको संवत में ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। जब भक्ति काल की तब भी यही, और जब रीति काल की तब भी संवत में। जबकि जब हम आधुनिक काल में आते हैं तब हम संवत से सन की ओर बढ़ जाते हैं। अभी हम आपको क्लियर करवाते हैं ये कंसेप्ट। आधुनिक काल संवत 1900
2077 या सन 1843 2020। प्यारे बच्चों, संवत और सन में कितने सालों का अंतर होता है? 57। 57 सालों का अंतर होता है सन और संवत में। अगर हम किसी भी काल को संवत के हिसाब से लिखेंगे तो ये आएगा 1900। अगर इसको सन के हिसाब से लिखेंगे तो इसमें 57 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1843। इसी प्रकार इसमें 57 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 2020। तो संवत जो है प्यारे बच्चों, जब आप सुबह अखबार पढ़ते हो, आपने देखा दैनिक जागरण देखना, उसके पीक में दोनों ही तरीके आपको मिलेंगी, एक संवत के हिसाब से और एक सन के हिसाब से, जिसे हम अपनी देसी तारीखें बोलते हैं। लेकिन आधुनिक काल में आपको पता है ज्यादातर प्रचलन जो है वो सन का ही हो गया है, इसलिए हम आधुनिक काल को सन के हिसाब से स्टडी करते हैं और ऐसे ही अभी करेंगे। तो आधुनिक काल को अब हम सन के हिसाब से लेकर आगे बढ़ते हैं। सन के हिसाब से आधुनिक काल को भी 5 धाराओं में बांटा गया है। वो 5 धाराएं कौन कौन सी हैं? शॉर्टकट लिखूंगा मैं, सन 1843 2020। पहली है भारतेंदु युग, दूसरी है द्विवेदी युग, तीसरी है छायावाद, चौथी है प्रगतिवाद, पांचवी है प्रयोगवाद और छठी है नई कविता। भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो है सन 1843 से 1900 तक। द्विवेदी युग की सन 1900 से 1918 तक। छायावाद सन 1918 से 1937 तक। प्रगतिवाद सन 1937 1943 तक। प्रयोगवाद सन 1943 से 1954 तक। प्रयोगवाद को ही 1954 में नई कविता नाम दिया गया। तो नई कविता का समय है सन 1954 2020 तक। प्यारे बच्चों, यह है आधुनिक काल की सब डिवीजन। जब उसके बाद आपके सिलेबस में द्विवेदी युग है, छायावाद है और प्रगतिवाद है। लेकिन दुर्भाग्य से आपको हर साल भारतेंदु युग का भी आंसर आ जाता है। इस साल लॉन्ग आंसर 5 नंबर का आया था भारतेंदु युग से संबंधित, और कभी कभी प्रयोगवाद का भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए हम पूरे ही आधुनिक काल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम भारतेंदु युग को लेकर चलते हैं।
भारतेंदु युग, सन 1843 से 1900 तक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी महान हस्ती के नाम पर इस युग का नाम दिया गया है। तो ये कौन थे? ये इस युग के प्रसिद्ध नाटककार, कवि, साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस समय के दूसरे जो प्रमुख कवि थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह इत्यादि। तो ये सारे लोग जो थे भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवि थे। अब हम भारतेंदु युग की 5 जो है खास विशेषताएं वो आपको लिखवाएंगे। पहला है विशेषताएं। पहली विशेषता है राजाओं पर व्यंग। दूसरी है भारत की दुर्दशा। का वर्णन। तीसरी है अपनी भाषा को महत्व। चौथी है अंग्रेजी सत्ता का विरोध। पांचवी है गद्य का विकास। और छठी है कला पक्ष। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 1843 में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय एक तो भारत जो था वो ब्रिटिश सत्ता से लड़ रहा था, दूसरी तरफ जो भारत के राजवाड़े थे वो भी अपनी ही रंगरलियों में मस्त थे। वो भी आम जनता के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। यही कारण है इस युग के कवियों ने उस समय के राजाओं पर बहुत ही करारा व्यंग किया है। उनका सीधा मानना है उस समय के जो राजवाड़े थे वो क्या थे? वो विवेक शून्य थे, उनकी बुद्धि मर चुकी थी, उनको सिर्फ अपना ही स्वार्थ नजर आता था, प्रजा में क्या हो रहा है इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी तो भारतेंदु जी ने उस समय के राजाओं पर व्यंग करते हुए कहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो वहां सीधे शब्दों में कहेंगे तो उस समय अंधेर ही अंधेर चारों ओर छाया हुआ था। दूसरी है भारत की दुर्दशा का वर्णन। प्यारे बच्चों, अगर देश ब्रिटिश सत्ता से आजादी के लिए जूझ रहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसी समय के बीच आता है, 1857 की लड़ाई। तो आपको पता है कि उस समय भारत की जो दुर्दशा थी वो बहुत ही बुरी थी। भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में भारत की दुर्दशा का, बुरी हालत का बहुत जगह वर्णन किया है। उन्होंने बहुत जगह लिखा है कि भारत उस समय भूखमरी, प्लेग, महामारी, अकाल, पता नहीं कितनी ही विपदाओं से जूझ रहा था। तभी तो भारतेंदु जी ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में कहा है, अबहू सब मिली रोबहू भाई, आहा हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई।
अपनी भाषा को महत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रवृत्ति है, बहुत बड़ी देन है भारतेंदु युग की। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है आधुनिक काल से पहले कभी बौद्ध भाषा का प्रयोग हो रहा है, कहीं ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा है, कहीं भारत में तो यही बोला जाता था कि 4 कोस पर बरसे बदले पानी, 8 कोस पर वाणी, कि भारत में पता नहीं कितनी भाषाओं का प्रचलन था। भारतेंदु युग के कवियों ने पहली बार एक भाषा के सिद्धांत पर जोर दिया। इन्होंने पहली बार ये बात मानी कि अगर देश को आजादी, जब देश का विकास करना है, देश को आजाद कराना है, तो जैसे अलग अलग प्रांतों को मिलाकर एक देश का निर्माण करना है, वैसे ही अलग अलग भाषाओं को में से किसी एक भाषा को अपनी निज भाषा तय करना पड़ेगा। और ये अलग बात है कि इनके समय में भारत की कोई एक भाषा नहीं बन पाई, लेकिन इन्होंने आवाज जरूर उठाई। इस युग के कवि ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन फिर भी इनका मानना था कि पूरे देश की कोई एक भाषा होनी चाहिए। तभी तो भारतेंदु जी ने लिखा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा प्रेम के मिटे ना ही यो को सूल। कि जब तक हम अपनी किसी एक भाषा को नहीं अपना लेते, तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। अंग्रेजी सत्ता का विरोध। प्यारे बच्चों, आपको पता है उस समय देश अंग्रेजों के गुलाम था और उनके खिलाफ रीतिकाल में भी तो गुलाम था, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना तो प्रत्यक्ष रूप में ना अप्रत्यक्ष रूप में। लेकिन भारतेंदु युग कवियों ने ये साहस का काम किया। उन्होंने बहुत जगह अंग्रेजी सत्ता का खुलकर विरोध किया है। भारतेंदु जी एक जगह लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर को तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सही साजन नहीं सही अंग्रेज। तो उन्होंने अपने खूबसूरत तहेलियों में, अपनी मुकरियों में, जो मुकरी है भारतेंदु द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया है। उनका मानना था कि अंग्रेज बाहर से तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देश को खोखला करते जा रहे हैं। गद्य का विकास, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी देन है भारतेंदु युग की। प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग से पहले अर्थात आधुनिक काल से पहले वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आपने सिर्फ कविताएं पढ़ी, काव्य पढ़ा। गद्य, गद्य जानते हो ना आप, साहित्य की जो विधा गद्य, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संस्मरण इत्यादि जो रचनाएं आती हैं, वो सब गद्य कहते हैं। भारतेंदु युग में पहली बार गद्य साहित्य भी लिखा जाने लगा। ठीक है, रीति काल में सिर्फ ब्रज भाषा में 2 गोकुल चंद की 2 रचनाएं मिलती हैं ब्रज भाषा में गद्य में लिखी हुई, 252 की और 84-52 की कथाएं। लेकिन गद्य का सही अर्थों में जो विकास था वो भारतेंदु युग में हुआ, और इसी में खड़ी बोली का भी उदय होने लगा। गद्य का विकास के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में एक बहुत ही बढ़िया नई विधा आई, और वो थी उपन्यास। भारतेंदु युग में पहली बार उपन्यास लिखे जाने लगे। लाला निवास दास ने परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा, जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। चंद्र देवकीनंद खत्री का चंद्रकांता, चंद्रकांत संतति, सरदाराम फ्लोरी का भाग्यवती इत्यादि सभी उपन्यास भारतेंदु युग में ही लिखे गए। कहानी के क्षेत्र में भी रानी केतकी की कहानी भारतेंदु युग में ही लिखी गई। नहुस नाटक जो था वो भारतेंदु युग में लिखा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास लिखा है। तो दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा
कि कविता के क्षेत्र में तो खड़ी बोली का अभी प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग जरूर होने लगा। गद्य और पद्य में मैं थोड़ा अंतर बता देता हूं। मान लो आपको मैं एक कबीर का दोहा देता हूं, कबीर का एक दोहा देता हूं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपको इसे गा सकते हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा। आप गा सकते हो, जिसे गा सकते हो उसे पद्य कहते हैं, और जिसे नहीं गाया जाता, अब मैं आपके सामने ईद का कहानी देता हूं जो आपने 11th में पढ़ी है, उसे गाकर बताओ। क्या आप गा सकते हो कि रमजान के पूरे 30 महीनों के बाद रोजे आते हैं? गा सकते हो? नहीं गा सकते। तो इसको नहीं गा सकते हैं वो गद्य है, और जिसे गा सकते हैं वो पद्य है। जब बहुत बड़ी देन थी भारतेंदु युग की, इसी कारण आधुनिक काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य काल नाम भी दिया है। कला पक्ष, कला पक्ष में बेटा आपको पता ही रीतिकाल की भाषा ब्रज थी, तो एक दिन में तो भाषा चेंज नहीं हो जाती, इसलिए भारतेंदु युग जो था वो रीतिकाल के आधुनिक काल का पहला युग था। इसलिए इस युग में भी क्या हुआ, कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा को ही अपनाया गया। हाँ, गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग अवश्य होने लगा था। यही कारण है कि शायद द्वितीय युग में आते आते हिंदी, खड़ी बोली हिंदी अपना स्थान बना चुकी। शैली के क्षेत्र में इन्होंने प्रतीकात्मक शैली को अपनाया, वो जरूरी भी था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वो ब्रिटिश सत्ता पर प्रहार नहीं कर सकते थे, और जब किसी को चोट करनी होती है, किसी का विरोध करना होता है, तब प्रतीकात्मक शैली सबसे सटीक होती है। व्यंग, जैसे आपने वो पढ़ा था देर नगरी चौपट राजा, तो वो क्या है, व्यंग है ना, करारा व्यंग है राजाओं पर। व्यंगात्मक शैली को अपनाया, प्रतीकात्मक शैली को अपनाया, इत्यादि शैलियों को अपनाया गया। इसके अलावा इन्होंने मुकरियां लिखी, प्रहसन लिखे, पहेलियां लिखी, ये सब भी भारतेंदु युग की देन है। तो